शहबाज शरीफ साहब, उनके एसेट्स में इन 10 सालों में 70 गुना इजाफा होता है। लेकिन अगर आप सुलेमान शहबाज शरीफ की तरफ देखें तो उसके असासों में 8000 गुना इजाफा होता है। और इस वक्त पोजीशन ये है कि इन्हीं तमाम केसेस के नतीजे में सुलेमान शहबाज भगोड़ा है, एब्सकॉन्डर है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, जायदाद जब्तगी शुरू हो चुकी है। शहबाज शरीफ साहब, क्या निसार गिल और अली अहमद आपके फ्रंटमैन नहीं थे? आज बात करेंगे कई अमूर पर। सबसे पहले तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से जो लंदन में एक मुशावरती इजलास होने को जा रहा है, और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतसाब की ड्राइव है वो कहाँ तक पहुँचेगी, और जो 190 मिलियन पाउंड्स की सेटलमेंट हुई है उसके जो नताइज भी हैं और जो उसके पीछे मकासद थे, वजूहात थे, उनको भी अभी तक कॉन्फिडेंशियलिटी मुआहदों में छुपाया रखा है। इसके साथ साथ दो अमूर जिन पर अक्सर बात की जाती है, जिनको कंस्पिरेसी थियरी करार दिया जाता है और जो कभी हकीकत में तब्दील होते हुए नहीं नजर आती। पहली चीज़ जिसको -1 फार्मूला कहते हैं और दूसरी चीज़ जिसको लंदन प्लान कहते हैं। दोनों के हवाले से बहुत ज़्यादा अफवाहें तो फैलती जा रही हैं, लेकिन कोई तामीरी बात सामने नहीं देखने को मिल रही। क्या इसी हवाले से कोई करारदाद कौमी असम्बली में देखने को मिलेगी? क्या जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का लाहे अमल है कि मुल्क भर महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया जाए, उसमें भी कोई इसी चीज़ के सीड्स हैं? उस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जमशेद इकबाल चीमा साहब, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से ताल्लुक़ है उनका एडवोकेट आसिफ बाजवा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का। चीमा साहब, अगर आपसे आगाज़ करें सर, अगस्त 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत फॉर्म होना शुरू हो गई थी। अब 1.5 साल के कुछ, अब उसको भी अब कुछ देर हो गई है जब हिज़्ब इख्तिलाफ ये इल्ज़ाम लगाती है कि एहतसाब के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कोई ख़ास कामयाबियाँ नहीं हैं। किस तरह उसको देखते हैं जनाब? जो अब एक असेसमेंट है कि इनकी क्या सेलिएंट अचीवमेंट्स थी, वो क्या आपके करीब हैं? देखिए, हमारी गवर्नमेंट और मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट बिल्कुल अपोजिट गवर्नमेंट्स हैं जी। जिस दिन मुस्लिम लीग नून ने गवर्नमेंट ली तो आप कह लें कि कर्जे लेना शुरू किए, पॉपुलर डिसीजन करने शुरू किए और आवाम को बताना शुरू किया कि हम आए हैं तो एक्टिविटी बढ़ी है या चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, पैसे का फ़्लो है और डॉलर जो है वो हमने महंगा नहीं होने दिया। ये सारा फोकस इसी बात पे, ये सारा बयानी इसी पे था। और उसका नतीजा ये हुआ कि आपके 3 साल बाद जो रिज़र्व से बढ़ के 25 अरब डॉलर हो गए और आपकी ट्रेड जो एक्सपोर्ट थी वो आप पहले कम हो गई और आपकी इंपोर्ट आलमोस्ट को 1.5 गुना से ज़्यादा हो गई। सो मुल्क का जो आप कह लें कि करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 34 अरब डॉलर पे चला गया, कर्जे बढ़ गए और फिर आखिरी 2 सालों में आपके हर 1 महीने बाद 500 मिलियन डॉलर आपके रिजर्व कम होते थे। और जिस दिन हमें गवर्नमेंट मिली उस दिन डॉलर जिसको रोकने का प्राइड लेते थे 98 रुपये का इसहाक डार साहब, वो डॉलर 126 रुपये का था और रिजर्व जो थे वो 14 अरब डॉलर के लगभग थे। सो टोटल जो बयानिया था, और उस वक्त तक पाकिस्तान की आप कह लें कि ये जो सारे अदारे जो मतलब आपकी स्टेट गारंटी थी उस पर आपको कोई कर्जा भी देने को तैयार नहीं था। आपको अपने मोटरवेज, अपना टीवी स्टेशन, अपने रेडियो स्टेशन और जो नेशनल एसेट्स थे वो सारे के सारे गिरवी रख के आपने आखिरी कर्जे लिए। और कर्जे जो लिए आपने 7% और 8% अनप्रेसिडेंटेड इन द मार्केट। सो आप कह लें कि जब इतने ज़्यादा आपके इशारे ख़राब हो गए और फिर जब पनामा आया और वज़ीर-ए-आज़म को समझ आई, मुस्लिम लीग नून को समझ लगी कि हमारे आगे हम इतने बदनाम हो चुके हैं या हम इतनी बैशिंग हो गई है करप्शन के हवाले से, इतना कुछ सामने आ गया, गंद उछल के सामने आ गया है, तो हम शायद आइंदा ना आ सके गवर्नमेंट में। तो फिर उन्होंने जो लॉन्ग टर्म लोन्स थे वो भी शॉर्ट टर्म कराए और कोशिश की या मैनेज किया कि नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आए वो इसी ट्रैक में फंस जाए और काम ना कर सके। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अचीवमेंट क्या है? आज हमारी अचीवमेंट ये है कि हमने इंपोर्ट कम कर लिया है, हमने आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ाई है, हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हो गया, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया, हमारा बजट डेफिसिट कम हो गया।
और इस वक्त पाकिस्तान के आपके लोन्स नहीं बढ़ रहे, कर्जे बढ़ नहीं रहे, और आपके डेट रिटायरमेंट जो है वो उसकी रेशो ठीक जा रही है। सो जो फंडामेंटल से इकानमी के कि आपकी इंडस्ट्री परफॉर्म करे, आपकी ज़राअत परफॉर्म करे, आपकी इंपोर्ट कम हो जाए, एक्सपोर्ट बढ़ जाए, आपके फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो डिप्लीट ना हो, आपकी करेंसी एक जगह स्टेबल हो जाए, फिर आपका लेके जो टैक्स रेवेन्यू है वो टैक्स रेवेन्यू देखें लोकल बेस पे अगर देखें 26% बढ़ गया, और अगर ओवरऑल देखें तो 15% से मतलब आपका इंपोर्ट कम होने के बावजूद आपका टैक्स जो बढ़ गया है, आपके फाइलर बढ़ गए, आपके टैक्स नेट में लोग आ गए, इकोनॉमी जो है वो डॉक्यूमेंटेड होना शुरू हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपका लेके बेसिक या फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी जो है वो बेहतर हुए हैं। सो हमने पहले 1.5 साल या 16 महीने में हमने गालियां खाना कबूल कर लिया, लेकिन हमने ये नहीं किया कि आपका लेके अनपॉपुलर डिसीजन कर रही है, लेकिन ये नहीं किया कि कौम को धोखा दें। आपका लेके पीते हैं मैं कर्ज की तो कर्ज की मैं हमने नहीं पी, हमने कौम को इत्मीनान में लिया, हमने बताया कि हालात ठीक नहीं है, कौन को कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो 38 अरब सालाना महाना लॉस होता था बापडा को, वो 38 अरब से अब जीरो हो गया अब जैसे इस दिसंबर में। तो ये फिर ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई। फिर पाकिस्तान की दुनिया तारीख में कभी अनप्रेसिडेंटेड था कि किसी बड़े आदमी का एहतसाब हो। आज जो पाकिस्तान के 3 बड़े क्रिमिनल थे, 4 आप करें अल्ताफ हुसैन की बात कर लें, हम जरदारी साहब की बात कर लें, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की बात कर लें, तमाम क्रिमिनल या इस मुल्क से मफरूर हैं या इस मुल्क से आप कह लें कि या जेल के अंदर हैं। सो जिन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की थी, जिन लोगों ने कश्तियों पे पैसे लेके गए, जिन लोगों ने आप कह लें कि यहाँ कंपनियां बनाई और वज़ीर आला हाउस में रखे वो लोग जो उनके लिए पैसे इकट्ठे करते थे, जो बोरियां भर के पैसे ले जाते थे। एक और बात, आप कराची के रहने वाले, आपका चैनल कराची का है, यकीनन आपको पता होगा पोर्ट कासम और कराची आपका पोर्ट के दरमियान 43 पॉइंट्स ऐसे थे जहां से लांचें निकलती थी। और जब वो उसकी आप कह लें कि आपकी नेवी ने उसकी नाकाबंदी की तो शर्जील मेमन का वाकया हुआ, उसको पकड़े जाने का वाकया हुआ। तो ये सारी चीज़ें, वो क्रिमिनल कितना भी बड़ा था अब वो कानून के नीचे आ गया। अभी वक्फा लेना है और वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। गुफ्तगू जारी है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं राना अरशद साहब। राना साहब, इससे पहले कि हम वक्फे पे गए तो जमशेद चीमा साहब का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 3 मेजर कामयाबियां हैं, एक तो मईशत को इस्तेहकाम की तरफ लेके गए, साथ में जो सियासत और क्राइम के बीच गठजोड़ था उसको तोड़ा, वाइट कॉलर क्रिमिनल्स को जेल में डाला, और तीसरा कि ख़ानदानी बादशाहत से उनकी सियासी जमात का ताल्लुक नहीं है। किस तरह देखते हैं जनाब ये 3 नुकात? और जो सवाल किया था इससे पहले लेकिन फिर वो लाइन ही ड्रॉप हो गई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मुख्तलिफ क्या करती पिछले 1.5 साल? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ और आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़ाहिर ये है कि जमशेद चीमा साहब मेरे भाई हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं बजाते खुद, लेकिन बदकिस्मती से ऐसी पार्टी में वो हैं जिसका हकाइक और अवाम के इश्यूज को रिजॉल्व करने से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि खुद इमरान खान न्यायसा फरमाते हैं कि IMF के पास नहीं जाएंगे, खुदकशी कर लेंगे। क्या जरूरत है खुदकशी करने की? फिर इमरान खान साहब ही फरमाते हैं कि 100 दिन में तमाम मामलात को हल कर लेंगे, उसके बाद 3 माह, फिर 1 साल, फिर 1.5 साल हो गया है। अब इस नतीजे में ये हुआ है कि जो चीनी 50 रुपए किलो थी वो 90 रुपए चीनी हो चुकी है, जो घी और ऑयल 50 रुपए किलो मजीद महंगा हो चुका है, और उससे बढ़कर ये कि इस माह कल 26 पैसे बिजली फी यूनिट महंगी होती है, 4 दिन पहले 1 रुपए 83 पैसे बिजली महंगी होती है, 400% गैस महंगी हो चुकी है। और इस गवर्नमेंट के वजीरे फिनांस फरमाते हैं कि 17 रुपए किलो टमाटर हैं। भाई आसमान से अगर वो नीचे उतरे जमीन पर, जहां पर 22 करोड़ आवाम रहती है, तो यहाँ पर तो 300 रुपए किलो टमाटर है, 450 रुपए अदरक है और 450 रुपए थूम है। धनिया जो सब्जी के साथ फ्री मिलता था वो भी 400 रुपए किलो हो चुका है। चने की दाल जो 65 रुपए किलो थी वो 135 रुपए हो चुकी है। बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, हत्ता के अब जो कफन है वो भी जो रेडीमेड था 2021 का आता था वो भी 2600 का हो चुका है। और
कब्र बनाने के लिए भी जो ईंटें 6500 रुपए की 1000 थी, वो अब 12,000 रुपए ईंट हो चुकी है। सरिया महंगा, सीमेंट महंगा, बिजली महंगी, हत्ता के मेडिसिन, जो खान साहब ने खुद कहा था 2 माह पहले कि विद इन 72 आवर्स पुरानी कीमतें बहाल होंगी, मेरे भाई नहीं हुई। हाँ, राजा आमर कियानी साहब जो मिनिस्टर थे वो फारग हुए और उसके बाद वो नायब ने गालबन टेकअप किया था, लेकिन आउटपुट जीरो है, उसको पार्टी के ओहदे से नवाज दिया गया है। और अदालती आलिया से जो नहल शख्स हैं जहांगीर तरीन साहब फरमा रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं और पिछली हुकूमतों ने कोशिशें नहीं की थी, काश वो बताते कि वो किस किस हुकूमत का खुद हिस्सा थे। इसलिए इमरान खान साहब और गरीबों के इश्यूज का टेकअप करना दूर दूर का कोई तल्लक नहीं। हकीकत ये देखें कि 1.5 साल में डॉलर 110 रुपए से 165 रुपए तक गया। आपकी स्टॉक एक्सचेंज 54,000 इंडेक्स तक थी, जो 28,000, 29,000, 30 और 32 तक आई। और फिर हमें कर्जों के ताने देने वाले अब 12,000 अरब से जायद के कर्जे ले चुके हैं। और भाई गरीब क्या किधर जाए? फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री जो है वो ऑलमोस्ट 50% बंद हो चुकी हैं। और हाल ये है, जरा अगर चीमा साहब की भी जरा राय शामिल कर लेते हैं। चीमा साहब, क्योंकि अभी अरशद साहब ने काफ़ी तवील बात की मईशत के हवाले से, एहतसाब के हवाले से भी जनाब अक्सर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सफ़ों में क्यों नहीं देखती। अभी डिप्टी चेयरमैन सेनेट साहब को भी तलब कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडरान पे भी इल्ज़ाम है। BRT का जो केस है वो आपके सामने है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म के जो इत्तेहादी हैं, आधा मिनट अगर मुझे देंगे ना प्लीज। देखना आप राना साहब मुख्तसर बात करें, क्योंकि बहुत नुकात हैं सर, मुख्तसर बात करें। पेशावर हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया BRT के मतलब, तो ये अब सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट पेशावर के खिलाफ जा रहे हैं। सीमा का मुद्दा था और जवाब नहीं देंगे। उसके बाद चलें, यही बात सर चीमा साहब को भी पुट कर लेते हैं। चीमा साहब, जो एहतसाब की बात होती है कि इसको अक्रॉस द बोर्ड करना चाहिए, तो PTI के जो अपने लीडरान हैं, साथ में जो PMLQ के इत्तेहादी हैं जिन पे ये इल्ज़ामात हैं, वो क्यों नहीं सर नैब के दायरे में आते? देखें, ये जो है ना एहतसाब सबका होना चाहिए, इस बात में इरत्ती बराबर कोई गलती नहीं है, कोई झोल नहीं है। ये मैं समझता हूँ अपोजिशन का मुतालबा होना चाहिए, मीडिया का भी होना चाहिए, और गवर्नमेंट की सफ़ों में जो लोग बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी के लोग हैं मेरे जैसे, उनका भी ये मुतालबा होना चाहिए। मेरा भी ये मुतालबा है, मेरा भी यही मुतालबा है कि जो आपके लिए एहतसाब है ये अक्रॉस द बोर्ड है। लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा देखिए इशू क्या है। मेरा इशू सिर्फ ये है कि जो चेयरमैन नैब हैं, जो आपका लें कि उसके बाद DG हैं, उसके बाद डायरेक्टर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, इवन क्लर्क, ये सारे के सारे जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के लगाए हुए लोग हैं। और इनको आप कह लें कि इनको यू कैन से कि सेफ्टी है इनकी नौकरी को खतरा नहीं है। टेन्योर पोस्ट है ये, मतलब टाइम टेन्योर है, 3 साल की है, 4 जो भी है, 4 साल जो वटेवर, इसको अदालती तहफ़्फ़ुज़ है, इसको आइनी तहफ़्फ़ुज़ है। सो अगर आप कह लें कि चेयरमैन नैब इनके बकौल मेरे ख्याल में तो ठीक काम कर रहे हैं। वो इनके बकौल अगर वो आप कह रहे हुकूमती लोगों का लिहाज कर रहे हैं या कंप्रोमाइज्ड हैं, डर गए हैं, कोई रिश्वत ले ली है, कहीं कोई कुछ सौदेबाजी कर ली है, तो ऐसा आदमी जरदारी साहब को और नवाज शरीफ साहब को नहीं लगाना चाहिए था। एक बंदे की पूरी हिस्ट्री है, जिससे जो रिटायर हुए हैं इस मुल्क में की अदालतों में, आप कह रहे नेक्स्ट टू द चीफ जस्टिस, मतलब सेकंड चीफ जस्टिस, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, उसके पहले हाई कोर्ट से, उससे पहले वकला का एज ए वकील उनका कैरियर है। इतने बड़े कैरियर को देखते हुए तो उसके बाद अगर जरदारी 2 पार्टियों ने, 2 हुकूमतों ने, एक साबिक हुकूमत और मौजूदा हुकूमत, उसके बाद जो उस वक्त की हुकूमत थी, और आप कह लें कि जो साबिका हुकूमत थी वो अपोजिशन थी, उस हुकूमत ने अगर ऐसे बंदे लगाए हैं तो मैं पंजाबी में क्या कहूँ। चीमा साहब, जो बार बार जो एलिगेशन जो लगती है, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं, पीपल्स पार्टी हमेशा कहा करती थी कि डॉक्टर आसिम को आप गलत तौर पे कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो अपने लीडरान हैं उनके पीछे नैब क्यों नहीं आ रही। और अब वही जो रोल्स हैं जनाब, वही जो किरदार हैं, वो बस अब रिवर्स हो गए हैं, अदारा वही है, हालांकि चेयरमैन तब्दील होते रहे हैं। तो क्या
क्या इसको सियासी हथियार के तौर पे? पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये नहीं होनी चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए साहब, और इसका सबका होना चाहिए। इनका तो ये था कि गवर्नमेंट का, अगर गवर्नमेंट का नहीं होता तो हमारा भी ना हो। हम कहते हैं अगर अपोजिशन का होता है तो गवर्नमेंट आप कहते हैं सबका होना चाहिए, वो डिफरेंस है। हम कहते हैं सबका हो, ये कहते हैं किसी का भी ना हो। लेकिन चीमा साहब जो सवाल है सर, वो इससे थोड़ा सा हटके, और वो ये है, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि सबका होना चाहिए, और ये जो चेयरमैन हैं ये इन्हीं के लगाए हुए हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब ने मुशावरत की और तभी ये चेयरमैन साहब अपॉइंट हुए। बात थोड़ी सी सर मुख्तलिफ है, वो ये है कि अगर इतने ज़्यादा इल्ज़ाम लग रहे हैं और ये सब के सब वाजे हैं, तो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो हुकूमत वक्त के नुमाइंदों की तरफ क्यों नहीं हाथ बढ़ाता? ये जनाब बिल्कुल एक हट के सवाल है। देखिए, मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं है, मैं इस बात से एग्री नहीं कर रहा। लेकिन मैं कहता हूं अगर मैं एग्री करूं तो फिर मतलब आप कह लें कि इस बात का कोई स्पेसिफिक केस जमा कराना चाहिए, जिस तरह रेफरेंस जमा होता है, ये भी कंप्लेंट जमा कराएं चेयरमैन नैब को, और फिर उस पर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि हमने ये इल्जाम फलां वजीर के खिलाफ या फलां वजीर आजम या फलां गवर्नर या फलां सूबे का वजीर आला जो है उसके खिलाफ ये इल्जाम हैं, ये सबूत है, तो इसकी इंक्वायरी करो। इन्हें ये करना चाहिए। ये आप कह लें कि अदालतों में जाएं, नैब में जाएं, SCCP में जाएं, मीडिया जाए, आप कह लें जिसके सिविल सोसाइटी जाए, इस मुआशरे को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। 22 करोड़ लोगों के रिसोर्सेज को चंद लोग खा जाएं, इस मुल्क से पैसे लूट के ले जाएं, बाइज्जत हों, विक्ट्री का निशान बनाएं, वहां बाहर जाके बातें करें। सर ये नहीं बारे, ये कबूल नहीं है। इस तरह का पाकिस्तान मुझे नहीं चाहिए, इस तरह का पाकिस्तान हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं कबूल इस तरह का पाकिस्तान। वो होगा जिसमें 22 करोड़ लोगों के हकूक हों, हैव नॉट्स जो हैं उनके साथ इंसाफ हो, हैव जो है ये करप्शन की है, जेल की सलाहों के पीछे बेइज्जत होकर रहें, बेइज्जत होकर उनके मुंह पे कालक लगी हो। ये कोई तरीका नहीं है कि यहाँ पे आप कह लें कि आप सिर्फ हुर्रियत के नाम पे या हुकूमत के नाम पे या के नाम पे ब्रेक पे जा रहे हैं जमशेद साहब, ब्रेक पे जाना होगा। और जो आपने बात की कि शायद इन्हीं लोगों को वो रेफरेंस बनाने हैं और इन लीडरान के खिलाफ लॉन्च करने चाहिए। मेरे ख्याल से जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में थी तो कम ही ऐसे लीडरान थे जिनके खिलाफ उन्होंने इस तरह के रेफरेंसेस जमा किए थे। शायद इसी इदारे को अपना जो घेरा है उसको इतना तंग नहीं रखना चाहिए। वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे अब लंदन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मुशावरती इजलास के बारे में। राना अरशद साहब, आप जनाब मुझसे बेहतर जानते हैं कि लंदन में क्या कुछ हो रहा है। ये बताइएगा कि सियासी जमात की जानिब से क्या कुछ चीज़ें हैं जिनको तरजीह दी जा रही है, और जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बार बार -1 फार्मूला के हवाले से बात कर रहे हैं, क्या ये जिम्मेदाराना है? जी, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ क्योंकि मियां नवासी साहब इलाज के लिए गए और शहबाज साहब उनके साथ हैं, और वहाँ पर जो करंट इश्यूज हैं उन पर डिस्कशन करने के लिए बिल्कुल डेलीगेशन गया और उसकी मीटिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है, और उसमें जो चीजें तय पाई हैं कि जो मामलात हैं, जो महंगाई का इशू है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन का जो मेन इशू है, वो मामलात जो 2 मेंबर थे बलूचिस्तान और सिंध का आपके सामने तस्मा हो गए हैं, और जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद ने कहा कि ये टेकअप करे पार्लियामेंट में और पार्लियामानी कमेटी इसको रिजॉल्व करे। लेकिन हुकूमत जो है उसका जो तर्ज हुकूमत वो बादशाह सलामत ही है, जो सब कुछ करते भी जा रहे हैं, और आइन की वायलेशन 1973 का जो आइन है वो जहां पर प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है वहां पर अपोजिशन लीडर का एक रोल है। और हमने जब मियां नवाज साहब प्राइम मिनिस्टर थे या शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे तो हम अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेते थे, और करशीश शाह साहब, इमरान खान साहब, तमाम मुतहद्दा अपोजिशन से हम बात करते थे। इश्यूज धरने भी होते रहे, लेकिन हमने तमाम चीजों को कानून के मुताबिक टेकअप करते थे। लेकिन खान साहब तो जो उन्होंने खुद 1973 के आइन का ओथ लिया हुआ है
और कौम को जब ओथ की तकरीब थी वो भी आपके सामने थी, और अब उसकी वायलेशन करते हैं। 18 अमेंडमेंट के बाद जो रूल में अमेंडमेंट की उस पर भी अमल नहीं करते। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अब अगर अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ साहब ने बात की तो वो तमाम हकायक फैक्ट्स और फिगर के मुताबिक की है। आप ना तो डेंगू को कंट्रोल कर रहे हैं, कैंसर के मरीज परेशान हैं, दिन ब दिन महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, बिजली एक हफ्ते में 2 दफा जारी करते हैं, सब्जियां आउट ऑफ कंट्रोल, पेट्रोलियम मसनूआत, और फिर खाद जो जिम्मेदार परेशान है। जो यूरिया की बोरी 1300 रुपए की थी आज 2100 रुपए की हो चुकी है। जहांगीर तरीन साहब से 5 सेक्टर राहत है। डीएवी की बोरी जो 2400 की थी आज वो 3800 4000 की हो चुकी है। चीमा साहब, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकात अभी राना साहब ने उठाए, अगर वन बाय वन चलें जनाब। जो आर्टिकल 214, 215, 218 में सब दर्ज हुआ हुआ है आईन पाकिस्तान में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक बहुत अहम ओहदा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बहुत अहम अदारा है। तो अब जबकि इनकी 5 साल की मुद्दत मुकम्मल हो गई, जो आउट गोइंग CEC हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, क्या आप किसी और को नहीं नामजद कर सकी? इतनी ज़्यादा देर हो गई, और साथ में जो इतनी ज़्यादा स्टैचुटरी अदारे हैं, स्टैचुटरी कॉरपोरेशंस हैं जो बग़ैर किसी हेड के अभी हैं, हेडलेस काम कर रहे हैं, उस हवाले से जनाब क्या हुकूमत वक्त की कॉम्पिटेंस में इजाफा नहीं होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि देखें, मतलब आप कह लें इस वक्त जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में, बकौल राणा साहब के महंगाई इशू है, फिर आप कह लें कि ट्रांसपेरेंसी इशू है, फिर इलेक्शन कमीशन की अगर ECP का बताएं सर जी चाहिए जी। अच्छा, मैं इलेक्शन कमीशन की मतलब आप कह लें चेयरमैन की आप कह लें कि तैनाती का इशू है जी जी। अब इतने बड़े इश्यूज, महंगाई और ट्रांसपेरेंसी और इलेक्शन कमीशन की कंसेंसस, बाकी जगह पे जो सेंसिटिव अपॉइंटमेंट्स हैं, तो मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को तो यहाँ ज़रूर होना चाहिए था। लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनको तो यहाँ ज़रूर होना चाहिए था कि इतने बड़े सीरियस इशूज़, और अवाम ने दूसरी बड़ी पार्टी को उनको मैंडेट दिया हुआ है, इससे पहले बड़ी पार्टी का मैंडेट उनके पास था, तो वो आप कह लें कि अपने बच्चों को लिया, दामादों को लिया, बेटों को लिया, भाई को लिया, भतीजों को लिया, इस मुल्क से फ़रार हो गए। सो क्या मतलब उनका मैंडेट जो है, क्या अवाम ने इसलिए उन पर ट्रस्ट किया था कि इस मुल्क को छोड़ के फ़रार हो जाएं, बाहर जाके फिर आप पहले 4 बंदे बुला के तो उनको बताएं कि मैंने एक दिल्ली की करप्शन नहीं की, उनका बेटा, फिर अगर किसी जगह से उनके फेवर में आप कह लें कोई रिमार्क्स आ जाएँ तो उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। जिस आप कह लें सुप्रीम कोर्ट ने कोई फेवरेबल बीबे बच्चे के रिमार्क्स दिए हैं, उसी सुप्रीम कोर्ट के सामने सलमान शहबाज को पेश क्यों नहीं करते कि भाई जाके बताओ कि ये जो इतनी ज़्यादा स्कैंडल आए हैं रिसेंटली, आप कह लें जाली कंपनियों के और जाली आप कह लें कि के ब्लॉक का मतलब 55 के का आ रहा है, एस का आ रहा है, कि वहाँ पे पैसे गिने जाते थे, बोरियों में भरे जाते थे, फिर बाहर जाते थे। उनके आप कह लें कि क्या स्ट्रेटेजिक डायरेक्टर और पॉलिटिकल डायरेक्टर जो उनके बच्चे के बेटे के सलमान शहबाज के मुलाजम थे या उसके क्लास फेलोज थे, इनके नौकर, कैश बॉयज़, आप कह लें आम लोग जो जिन्होंने कभी बाहर नहीं गए, उन्होंने इतने पैसे इकट्ठे थे, इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात यहाँ पे एक कंपनी का 35 अरब है जिसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग हुई, इतने बड़े इल्ज़ामात के होते हुए उसी सुप्रीम कोर्ट में, उसी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट भी फेवरेबल है, सुप्रीम कोर्ट भी फेवरेबल है, जजेस सारे खुद अपॉइंट किए हुए हैं, तो उनके सामने जाके मतलब कोई फेवरेबल रिमार्क्स क्यों नहीं ले लेते? इस मुल्क से फरार होने की जरूरत क्या थी? वहां बैठ के जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब अल्ताफ हुसैन में और शहबाज शरीफ में फर्क क्या रहा? लेकिन अब जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का लाहे अमल क्या है? अगर तमाम क़यादत आपकी लंदन में बैठी हुई है और कुछ लोग हैं जो खामोश हैं, जो बाकी लोग हैं वो अब कह रहे हैं कि महंगाई के खिलाफ मुजाहरे होंगे, उस हवाले से जनाब क्या कहते हैं? कोई वे फॉरवर्ड आपने अब आगे रखना है? जो पहले आप अगर इंतखाबात को ले लें, जो आपने कहा था कि एक वाइट पेपर आएगा, अवाम के सामने वो शवाहिद रखे जाएंगे कि ये धांधली हुई है, वो सामने नहीं आई। एक शैडो काबीना जो बता सकती है कि ये वो मुतबादिल पॉलिसियाँ जिनको हम फॉलो करेंगे, वो सामने नहीं देखने को मिला। ऑपोजिशन की अब स्ट्रैटेजी आएगी सामने? मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, कल हम पाकिस्तान भर में महंगाई अल्हम्दुलिल्लाह एहतजाज कर रहे हैं, असम्बलियों के अंदर, और हमारा एहतजाज जारी है। इशू ये है, साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि आओ
आवाम के इश्यूज को टेकअप करने के लिए मुसाके माशियत करते हैं, तो ये हमारे नादान दोस्त कहते हैं कि हमसे NRO मांगा जा रहा है। इमरान खान साहब नहीं, आपसे ना को मांग रहा है तो जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि स्पीकर साहब के कान में जाकर बता रहे, तो आपने आज तक नहीं बताया। भूल है कि इत्तेफाक फाउंड्री थी, हमारे ऊपर कीचड़ डालने वाले भूल जाते हैं कि 1970-71 में भी इत्तेफाक फाउंड्री और जो असासे थे वो बिल्कुल हुकूमती तहवील में आए थे। तो भूल जाते हैं कि 1985 में मियां शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब जो पहला आजाद इलेक्शन था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और 1986 में इमरान खान साहब मियां नवाज शरीफ साहब के पास ही जाते हैं कि मेरे पास घर नहीं है, मुझे प्लाट दें, और फिर एक नहीं 2 प्लाट लेते हैं। राना साहब, उनकी लाहे अमल क्या है सर ऑपोजिशन का लाहे अमल जी मैं आता हूँ जी। अब हम हमारी जो आज मीटिंग हुई है वहां पर जो फैसले हुए हैं उनकी रोशनी में हमारी CWC जो है उसको ऑन बोर्ड लेते हुए इलेक्शन कमीशन का जो इशू है वो बिल्कुल जो मियां शहबाज शरीफ साहब ने दूसरा लेटर लिख दिया है गवर्नमेंट को, हम समझते हैं कि बिल्कुल कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनाती होनी चाहिए। उस पर मुतहद्दा अपोजिशन, हम कोर्ट में भी गए हैं, और महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत और इस हुकूमत की नलायकियों के खिलाफ हम डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन लेवल पर एहतजाजी जलसों का अल्हम्दुलिल्लाह आगाज कर रहे हैं। आवाम को ऑन बोर्ड लेंगे, असम्बलियों के अंदर एहतजाज करेंगे, और जो कानून की वायलेशन मौजूदा गवर्नमेंट कर रही है और उसको हम हाईलाइट करेंगे मौजूदा असम्बली के सेशन में। और ये हमारा जो इशू है वो आवाम से रिलेटेड है। हम समझते हैं कि अपोजिशन का एहतसाब करें, लेकिन मादरस से अलीमा बीबी का जो केस है जो 2004 से उनके साथ थे, वो भी कौम को बताएं कि अगर FBR ने या कोर्ट ने उनको 1,94,00,000 का फाइन किया था तो क्यों हुआ था, उनको क्यों नहीं नैब पूछता, नैब क्यों नहीं पूछता, बिलियन ट्रीज का मनसूबा जो है बाबर अवान साहब को नैब क्यों नहीं पूछता, सिर्फ अपोजिशन को पूछते हैं। ये नैब और राना अरशद साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। इस बार जो डिस्कशन थी वो काफ़ी मुख्तलिफ नौइयत की हुई है, इसमें क्या नुकात उठाते हैं वो आप हमें बता दीजिएगा और अपनी राय से भी हमें आगाह कीजिएगा। कल तक इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़।